प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890 से रिलेटेड है। मई 2020 में सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक क्षेत्र नाकुला में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच झड़पों एवं गतिरोध ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत अभिसमय को पुनः चर्चा में ला दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत अभिसमय के अनुसार नाकुला क्षेत्र का संबंध भारत से है और वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में मिले से पहले चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को स्वीकार कर लिया था। चलिए देखते हैं कि वर्ष 1890 का सिक्किम तिब्बत अभिसमय क्या है। वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत अभिसमय को कलकत्ता अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस संधि पर भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन और तिब्बत के निवासी सेंगताई द्वारा 17 मार्च 1890 को कलकत्ता में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि तिब्बत ने वर्ष 1890 के कन्वेंशन की वैधता को मान्यता देने से मना कर दिया और इसके अलावा उक्त कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने से भी मना कर दिया था। चलिए इसी से संबंधित वर्ष 1904 की संधि के बारे में भी जानते हैं। वर्ष 1904 में ल्हासा में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अभिसमय के अनुसार तिब्बत ने वर्ष 1890 के अभिसमय का सम्मान करने और सिक्किम एवं तिब्बत के बीच सीमा को मान्यता देने की सहमति जाहिर की थी। नेक्स्ट टॉपिक चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर प्रभाव है। हाल ही में आए चक्रवात अम्फान के कारण सुंदरबन का 28% से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अम्फान के कारण लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले मैंग्रोव वन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को अत्यधिक क्षति हुई है, जबकि बांग्लादेश की तरफ कम क्षति हुई है। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव और अन्य पेड़ लगाने हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वन विभाग को 14 जुलाई 2020 तक मैंग्रोव के 3.5 करोड़ पौधे लगाने हेतु तैयारी करने का निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मैंग्रोव न केवल हवा की गति को कम करते हैं, बल्कि चक्रवात के दौरान समुद्री लहरों की गति भी कम करते हैं। चलिए देखते हैं कि मैंग्रोव परितंत्र क्या है। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुख, ज्वारीय किक्र, लैगून एवं पग जवाबों पे विकसित होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्भव भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारे पानी में उग सकते हैं सही नहीं है। ये ताजे पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं, लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्यतः कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया तंजानिया रिलेशन से रिलेटेड है। 12 जून 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति जोसेफ मगुफुली से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और तंजानिया के बीच बढ़ती विकास साझेदारी, शैक्षिक संपर्क एवं व्यापार तथा निवेश प्रवाह पर संतोष व्यक्त किया और इस प्रवृत्ति में और तेजी लाने की संभावनाओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि भारत और तंजानिया के मध्य निम्नलिखित मुद्दे अहम हैं, जिन पर दोनों देश समग्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पहला, समुद्री सुरक्षा। भारत और तंजानिया के मध्य समुद्री सुरक्षा को लेकर एक समान हित है। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद जैसे समुद्री क्षेत्र में खतरे से संबंधित मुद्दों को देखते हुए भारत ने समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में घोषित किया है। दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र। भारत ने तंजानिया के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने की पेशकश की है। यह अनुमान लगाया गया है कि तंजानिया के प्राकृतिक गैस भंडार 46.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक है और इसके वर्ष 2016 तक 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ने का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है और दर ए सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह भी है। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया लाओस रिलेशन से रिलेटेड है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री तथा लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा फोन पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाओस में महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में
लाओस की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तथा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। हालांकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी के रूप में देखता है। उसी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस एकमात्र स्थलबद्ध देश भी है। भारत तथा लाओस दोनों देश बौद्ध सभ्यता को साझा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC से रिलेटेड है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की घोषणा के अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सहित कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिसे पूरा करने का दायित्व लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC का है, जो वर्तमान परिस्थितियों में ई-नाम प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए उत्तरदायी है। आपको बता दें कि SFAC की स्थापना के बाद से देश में कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्थागत व निजी क्षेत्र के निवेश में काफी प्रगति हुई है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है तथा ई-नाम के तहत अब तक 1.66 करोड़ से ज्यादा किसान और 1.30 लाख से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। चलिए देखते हैं कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC क्या है। यह लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को संगठित करने का एक अग्रणी संघ है तथा यह किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।